चलिए भाई, तो हम लोग परिसंचरण देख रहे थे और परिसंचरण में हमने बोला था कि दो तरह का परिसंचरण पाया जाता है, एक खुला परिसंचरण और दूसरा बंद परिसंचरण। खुले परिसंचरण में हमने बोला कि इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं अविकसित होती हैं। नहीं बोलना है, रक्त वाहिकाएं अविकसित होती हैं और ये परिसंचरण में एक शारीरिक गुहा पाई जाती है जिसे हम साइनस कहते हैं। हृदय से रक्त उसी शारीरिक गुहा में जाता है और वापस हृदय में जाता है। सभी आंतरिक अंग शारीरिक गुहा में ही उपस्थित रहते हैं और सीधे शारीरिक गुहा से रक्त को प्राप्त करते हैं। ये अपन ने पढ़ा था। उदाहरण हमने 3 लिखे थे, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा। बहुत अच्छी बात है, यानी एकदम नहीं पढ़ गया आप लोग। दूसरी बात हमने बोला बंद परिसंचरण। बंद परिसंचरण में रक्त वाहिकाएं विकसित होती हैं। रक्त वाहिकाएं विकसित होती हैं और विकसित रक्त वाहिकाएं होने के कारण क्या होता है बेटा कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है जिससे इसकी दक्षता बढ़ जाती है। ये अपन ने लिखा था, बोला था, अपन ने लिखना नहीं है, लिख दिया था। चलो, फिर हमने बोला कि बंद परिसंचरण 3 प्रकार का होता है। एक हमने बोला एकल परिसंचरण, दूसरा हमें देखना है, दूसरा है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। दूसरा है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण या इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। तो पहले डायग्राम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अपूर्ण दोहरे परिसंचरण में क्या खास बात है बच्चों? 3 कक्षों वाला हृदय पाया जाता है जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय पाया जाता है। ठीक है, 2 आलिंद हो गए, 1 निलय। अब एक तरफ जो है ये इनके श्वसन अंग होते हैं और श्वसन अंग के रूप में क्या मिलता है? फेफड़े। और दूसरी तरफ इनके शारीरिक अंग होते हैं। दूसरी तरफ इनके शारीरिक अंग होते हैं। अब बात यह है कि फेफड़ों से निकलता है ऑक्सीकृत रक्त। कौन सा रक्त? ऑक्सीकृत रक्त। फेफड़ों से निकलता है ऑक्सीकृत रक्त, आलिंद में आता है और आलिंद से निलय में जाता है। वहीं शारीरिक अंगों से निकलता है अनऑक्सीकृत रक्त और ये दूसरे आलिंद में पहुंचता है और आलिंद से निलय में जाता है।
तो निलय में एक तरफ से ऑक्सीकृत रक्त आता है और एक तरफ से अनॉक्सीकृत रक्त, और दोनों के मिलने से क्या बनता है? मिश्रित रक्त। और निलय से बाहर यानी फेफड़ों में क्या जाता है? मिश्रित रक्त। और शारीरिक अंगों में भी जाता है मिश्रित रक्त। 3 प्रकार का रक्त हम यहां देख रहे हैं। लाल रंग का जो दिख रहा है वो ऑक्सीकृत रक्त है। कौन सा है? ऑक्सीकृत। नीले रंग में जो दिख रहा है वो कौन सा है? अनॉक्सीकृत। और हरे रंग में जो दिख रहा है इन दोनों का मिश्रण यानी मिश्रित रक्त। ठीक है। यहां पर हृदय से केवल एक ही प्रकार का रक्त बाहर निकलता है। कौन सा? फेफड़ों में कौन जाता है? मिश्रित रक्त। शारीरिक अंगों में कौन जाता है? अब हम देख रहे हैं कि दो अलग प्रकार के रक्त दो अलग परिसंचरण से आते हैं और आपस में मिल जाते हैं, और फिर यहां से एक ही प्रकार का रक्त आगे जाता है। तो ये हम बोल रहे हैं कि दो परिसंचरण आपस में जुड़ गए हैं, और इसीलिए इसे बोल रहे हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। क्या बोल रहे हैं? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से दोनों परिसंचरण अलग अलग नहीं है, दोनों आपस में जुड़े हैं, और इसीलिए कहा जाता है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। ठीक है, इसको बना लीजिए। ये हृदय है बेटा, हार्ट। बातें नहीं। कल से सुबह आते हैं सब लोग, बैग अपना सब लोग इधर रखेंगे दीवार के पास, और आप लोग बैग यहाँ रखेंगे। टेबल पे बैग नहीं दिखना चाहिए, है ना। टेबल और बेंच बैठने के लिए है, बैग रखने के लिए नहीं। बैग सब लोग या तो नीचे रखिए या तो पीछे रखिए। चलिए भाई लिखिए, इस परिसंचरण में अभी बना नहीं तुम लोगों ने?
देखो, इस परिसंचरण में 3 कक्षों वाला हृदय पाया जाता है। इस परिसंचरण में 3 कक्षों वाला हृदय पाया जाता है। इस परिसंचरण में 3 कक्षों वाला हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय। 3 कक्षों वाला हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय। जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय उपस्थित होते हैं। 2 आलिंद और 1 निलय उपस्थित होते हैं। 2 आलिंद और 1 निलय उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट, अलग अलग आलिंद में ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत रक्त आते हैं। अलग अलग आलिंद में ऑक्सीकृत अलग अलग आलिंद में ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत रक्त आते हैं, जो निलय में मिलकर मिश्रित रक्त में बदल जाते हैं। जो निलय में मिलकर मिश्रित रक्त में बदल जाते हैं। जो निलय में मिलकर मिश्रित रक्त में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? मिश्रित रक्त। और हृदय से केवल मिश्रित रक्त ही बाहर निकलता है। और हृदय से केवल मिश्रित रक्त ही बाहर निकलता है। और हृदय से केवल मिश्रित रक्त ही बाहर निकलता है, जो फेफड़ों तथा अन्य अंगों में पहुंचता है। जो फेफड़ों तथा अन्य अंगों में पहुंचता है। ठीक है, अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखो। दोनों प्रकार के रक्त का परिसंचरण अलग नहीं होता है। दोनों प्रकार के रक्त का परिसंचरण अलग नहीं होता है। दोनों प्रकार के रक्त का परिसंचरण अलग नहीं होता है, इसलिए इसे अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। उदाहरण लिखो, कहाँ पाया जाता है ये? उभयचर। उदाहरण लिखो, उभयचर यानी एम्फीबिया, उभयचर सरीसृप, यानी रेप्टाइल्स, और ब्रैकेट में लिखना मगरमच्छ को छोड़कर, है ना, मगरमच्छ के अलावा, मगरमच्छ को छोड़कर। या ऐसा समझो, जो मगरमच्छ या उसके जैसे जीव होते हैं, जैसे घड़ियाल हो गया, मगर हो गया, इनमें ये नहीं पाया जाता है। तो मगरमच्छ को छोड़कर, मगरमच्छ का जो कुल होता है उसे बोलते हैं क्रोकोडिलस। क्या बोलते हैं? क्रोकोडिलस। उसमें 3 प्रकार के मगर पाए जाते हैं। एक होता है क्रोकोडाइल, एक होता है एलिगेटर, और एक होता है घड़ियाल। 3 प्रकार के मगर होते हैं। इन तीनों को छोड़कर सभी सरीसृपों में क्या मिलता है? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। ठीक है, अगला लिखो, तीसरा, पूर्ण दोहरा परिसंचरण। पूर्ण दोहरा परिसंचरण। पूर्ण दोहरा परिसंचरण।
पूर्ण दोहरा परिसंचरण, या बोलते हैं इसे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, पूर्ण दोहरा परिसंचरण। चलिए देखिए यहां पर, अरे तुम लोग बना क्यों रहे भाई? पहले देखो तो समझो फिर बनाना। इस परिसंचरण में 4 कक्षों वाला हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय उपस्थित होते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त आता है हृदय के एक कक्ष यानी आलिंद में, और वहां से जाता है निलय में, और वो ऑक्सीकृत रक्त निलय से जाता है अन्य शारीरिक अंगों में। शारीरिक अंगों में जाता है तो ये अनॉक्सीकृत में बदल जाता है। फिर यहां से आता है अनॉक्सीकृत रक्त दूसरे आलिंद और निलय में पहुंचता है, और वहां से फिर ये वापस जाता है कहाँ? फेफड़ों में, और किस में बदल जाता है? ऑक्सीकृत में। तो ये नीला वाला जो रक्त है ये कौन सा है? अनॉक्सीकृत रक्त, और लाल वाला जो रक्त दिख रहा है वो कौन सा है? ऑक्सीकृत। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों प्रकार के रक्त हृदय में एक समय पर पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, और दोनों का परिसंचरण अलग होता है। एक जहां फेफड़ों में जाता है और वापस आता है अनॉक्सीकृत रक्त, और ऑक्सीकृत रक्त शारीरिक अंगों में जाकर वापस आता है। तो जो अनॉक्सीकृत रक्त फेफड़ों में जाता है और ऑक्सीकृत बन के वापस आता है, इस परिसंचरण को कहते हैं पल्मोनरी परिसंचरण। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी परिसंचरण। ठीक है। और जो शारीरिक अंगों में जाकर वापस आता है उसे बोलते हैं सिस्टेमिक परिसंचरण। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक परिसंचरण। तो याद रखना है, 2 प्रकार का परिसंचरण है। एक जो रक्त फेफड़ों में जाता और आता है, दूसरा शारीरिक अंगों में जाता और आता है, और दोनों परिसंचरण एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, इसीलिए इसे बोलते हैं पूर्ण दोहरा परिसंचरण, जिसके 2 भाग कौन कौन से? पल्मोनरी और सिस्टेमिक। याद रहे, बना लो। कल कहाँ थे भाई तुम? हाँ आए थे। अच्छा, कहाँ छुप के बैठे थे? कहीं नहीं बैठे थे? क्यों, ये कहाँ रह गया? घर पे क्या कर रहा है? काम।
आज तुमको जगह मिल गई? चलो बधाई, बहुत बहुत भंडारा करा सबको। कुछ लोगों को लगता है कि अरे बैग हम लोग नीचे क्यों रखे, सरस्वती जी हैं, देवी जी हैं, नाराज हो जाएंगे, है ना। अपने मैं बता दूं कि सरस्वती जी ऐसे नाराज नहीं होती हैं, किताब नहीं पढ़ने से नाराज होती हैं। किताब पढ़ो नहीं, दिन भर उसको माथे से लगा के रखो, उससे देवी जी खुश नहीं होंगे, ठीक है। हाँ बन गया। तुम कल कहाँ रह गए थे भाई? तुम हाँ कल नहीं आया था इधर। तुम लोग इतना सुबह उठ के कैसे आ जाते हो? हाँ तुम लोग 7 बजे आ जाओगे? क्या है बेटा? हाँ नहीं, मेरी दरअसल आदत रहती है, मैं 9 बजे तक और सुबह 5-6 बजे उठ जाता हूँ। कल कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लेट हो गया, लेट, अब वो आँख पूरी, चलो चाय मिल जाती तो टीचर, इसी को तो बोलेंगे ना टीचर। लिखो, इस परिसंचरण में 4 कक्षों वाला हृदय, इस परिसंचरण में 4 कक्षों वाला हृदय उपस्थित होता है। 4 कक्षों वाला हृदय उपस्थित होता है। चार कक्षों वाला हृदय उपस्थित होता है जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, हृदय में अलग अलग भाग से, हृदय में अलग अलग भाग से ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत, हृदय में अलग अलग भाग से ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत
रक्त आते हैं तथा ये आपस में मिलते नहीं हैं, ये आपस में मिलते नहीं हैं और दो अलग परिसंचरण देखा जाता है, एक पल्मोनरी परिसंचरण और दूसरा सिस्टेमिक। नाम लिखना है, एक पल्मोनरी परिसंचरण और दूसरा सिस्टेमिक परिसंचरण। पल्मोनरी परिसंचरण और दूसरा सिस्टेमिक परिसंचरण। पल्मोनरी परिसंचरण और दूसरा सिस्टेमिक परिसंचरण। उदाहरण लिखो, कहां पाया जाता है ये? मगरमच्छ, पक्षी और मैमल्स। मगरमच्छ का जो वर्ग है, दूसरा पक्षी और तीसरा मैमल्स। जब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे, क्रमिक विकास पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि ये जो मगरमच्छ और जो पक्षी हैं, ये दोनों चचेरे भाई बहन हैं, निकटतम संबंधी हैं। मगरमच्छ का निकटतम संबंधी कौन है? पक्षी। और यहां से ये समानता दिखती है, क्योंकि दोनों में एक लक्षण है जो इन्हीं दोनों में खास दिखता है, क्या? दोहरा परिसंचरण का पाया जाना। तो क्रमिक विकास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये बात जानेंगे कि मगरमच्छ और पक्षी ये दोनों क्या हैं? निकटतम संबंधी हैं। आई बात समझ में? और इनका पूर्वज कौन है? जैसे किसी पक्षी को देखो तो उसका पूर्वज कौन है? डायनासोर। सोचो, आज अगर पृथ्वी पे डायनासोर होते तो कोई मुर्गे को इस तरह से खा लेता है? यही होता है, जब व्यक्ति या कोई भी जीव अपनी असलियत भूल जाता है तो वो डायनासोर से मुर्गा बन जाता है। एक सुनो तो, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। ये उदाहरण लिख लिया, अलग पॉइंट लिखिए कि मानव में दो प्रकार के परिसंचरण पाए जाते हैं। इसके अलग है, हेडिंग डाल के लिखो, मानव में दो प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। एक मानव में दो प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, एक रक्त परिसंचरण। मानव में दो प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, एक रक्त परिसंचरण और दूसरा लसिका परिसंचरण। एक रक्त परिसंचरण और दूसरा लसिका परिसंचरण। पहली हेडिंग डालो, रक्त परिसंचरण। पहली हेडिंग रक्त परिसंचरण। पहला है रक्त परिसंचरण, या इसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन।
लिखो, इसमें रक्त का प्रवाह, इसमें रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में पाया जाता है। इसमें रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में पाया जाता है। रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में पाया जाता है तथा ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। तथा ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला रक्त वाहिका, दूसरा हृदय और इनमें प्रवाहित होने वाला रक्त, ब्लड वेसल, हार्ट और इनमें फ्लो करने वाला ब्लड। ठीक है, पहली हेडिंग डालो, रक्त वाहिका या ब्लड वेसल। पहली हेडिंग डालेंगे रक्त वाहिका या ब्लड वेसल। आज किसकी किसकी पहली क्लास है भाई? ऐसा है क्या कोई? चलो ठीक है, पहली हेडिंग डालेंगे रक्त वाहिका या ब्लड वेसल। अब हमें मालूम है रक्त वाहिका बेटा कितने प्रकार की होती है? 3। एक होती है धमनी, एक होती है शिरा और एक होती है केशिका। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, धमनी, शिरा और केशिका। लिखो, हमारे शरीर में रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। हमारे शरीर में रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक धमनी, दूसरा शिरा और तीसरा केशिका। ध्यान से सुनना, धमनी जिसे बोलते हैं आर्टरी, शिरा जिसे बोलते हैं वेन और केशिका जिसे बोलते हैं कैपिलरी। धमनी को अगर अभी कॉपी पेन रख दो नीचे, अगर हम धमनी को समझने की कोशिश करें तो आपको, अगर वैसे तो धमनी की बात करें तो धमनी की जो प्रकृति है वो ये है कि ये रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। कहां से कहां? रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। और हृदय जब रक्त पंप करता है तो वो किसमें पंप करता है? धमनी के अंदर। तो धमनी में रक्त के पंप होने के कारण दाब महसूस होता है और उसमें पंप महसूस होता है, उछाल महसूस होता है, जिसको हम पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे पल्स सही शब्द नहीं है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि पल्स क्या है। इसको बोलते हैं नब्ज, नब्ज या नाड़ी, है ना, बोलते हैं ना। ये सब बकवास है ना, सही शब्द ये नहीं है। समझने के लिए आप समझ जाओ कि क्या होता है। जैसे अगर आपको धमनी को महसूस करना हो तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर हाथ रख के आप धमनी को महसूस कर सकते हो। जैसे एक वो डॉक्टर लोग ऐसे हाथ देखकर ऐसे नाड़ी मापन करते हैं ना, ऐसे कहाँ होता, कहाँ पकड़ते हैं? मिला ही नहीं आज तक, नहीं मिला। चलो हम तुम लोग को बता दे रहे हैं कहाँ मिलेगी नाड़ी, नब्ज जिसको बोलते हैं ना, नाड़ी कहाँ रखते हैं? यहाँ, इधर। देखो ध्यान से मैं बता दे रहा हूं, आप अपना हाथ लो, ये बीचों बीच नहीं, बीचों बीच नहीं, नीचे भी नहीं, ऊपर का ये जो किनारा दिख रहा है ना, ऐसा एक ऐसी स्लोप जैसी परत दिखेगी, ये दिख रहा है। यहां पर
ऐसे महसूस नहीं होगा। अभी जगह बता दी, अब तरीका समझो। जगह समझ में आ रही है? ऐसा हाथ रखो सीधे, और ना एकदम ऊपर ना एकदम इधर, बीच वाला जो एंगल सपाट एक परत मिलेगी, उस पे कितनी उंगलियां लो? 3 उंगलियां ऐसे रखो, और थोड़ा नीचे की, और अंगूठा यहां पर, और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ दबाओ, तो आपको नाड़ी महसूस होगी। हो रही है? आओ, पहले तुम कंपाउंडर बनो, डॉक्टर बाद में बनना। आओ इधर, अरे आओ तो हम महसूस करें। हाँ डॉक्टर साहिबा, आओ इधर। ये तो तुम देखो, ये हो गया, ये वाली जो सतह दिख रही है, अरे तुम नहीं रखो, ये 3 उंगली रखा और यहाँ दबाए। हाँ हो रही है, मैं बता रहा हूँ ना। अब यही 3 उंगली रखो और दबाओ, आराम से, गिरना मत, ठीक है? और किसी की नहीं मिल रही तो बताना, निकाल के दिखा देंगे। तो हमारे पास आने से धड़कन बढ़ जाती है। चलो समझ गए? एक स्थान 3 उंगली रखनी, एक नहीं रखनी, 3 रखो और महसूस करो, पल्स मिलेगी, ठीक है? दूसरा, ऐसे 2 उंगली लो, ऐसे गर्दन ऊपर, ये जो हमारा श्वास नली है, श्वास नली के भीतर बगल में देखो गड्ढा दिखे, गड्ढा, तो ये 2 उंगली गड्ढे में रखो, अंदर दबाओ और ऊपर। महसूस हुई? किसको नहीं मिल रही? आओ, इधर नहीं दबाना है, 2 उंगली यहां गर्दन के, ये ट्रैकिया श्वास नली के, लैरिंग्स के ठीक बगल में गड्ढा है, गड्ढे में अंदर और ऊपर। महसूस हुई? ठीक है? हाँ, जिंदगी भर विनोद ही बने रहोगे। आगे बढ़ते, 2 स्थान, यही 2 सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरे जो और स्थान है वो पैरों के पास होते हैं, पैरों और एड़ी के पास, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते पल्स कम हो जाता है। एक और जो आप महसूस कर सकते हो, यहां पर, यहां नहीं, ये इधर थोड़ा नाजुक नाजुक है ना, इधर दब, हाँ यहां रखो। अच्छा, जबड़ा बंद मत करना, जबड़े को खुला रखना, तब महसूस कर पाओगे। जबड़े को बंद करोगे तो मांसपेशी फिर फूल जाएगी, तो फिर हो रहा है। और एक मिलेगा आपको, एक और स्थान, पैर में जो एड़ी होती ना, यहाँ इधर आप रखोगे तो महसूस कर पाओगे। यहाँ नहीं है, नीचे, हाँ वहां थोड़ा सा दबाओ तो महसूस होगा। नहीं है ना? हाँ, नीचे तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए हर सभी के शरीर में महसूस नहीं होता, मोटे लोगों में तो और महसूस नहीं होता, ठीक है? पतले लोगों में तो हड्डियों में भी पल्स महसूस हो जाता है ना? पतले लोग ज्यादा, जो पतले होते हैं ना, उनका फोन अगर वाइब्रेट कर जाए तो वो जमीन पे ऐसे तड़पने लगते हैं। बोले क्या हुआ? बोले वो फोन वाइब्रेट कर रहा था, वाइब्रेशन मोड पे था। चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं धमनी की। धमनी में जो भी रक्त जाएगा वो हृदय से जाएगा और तीव्र प्रवाह से जाएगा, उसमें दाब ज्यादा होगा, और दाब ज्यादा होने के कारण उसकी भित्ति मोटी होगी। कैसी होगी? मोटी। और भित्ति में मांसपेशी की परत उपस्थित होगी। कैसी परत? मांसपेशी की परत। और मांसपेशी की मोटी परत उपस्थित होगी।
ठीक है, ये हो गई मांसपेशी की परत। और रक्त वाहिकाओं में जो सबसे अंदर जो है, ये खाली जगह ल्यूमेन है। खाली जगह क्या है? ल्यूमेन। और इसमें एक परत उपकला मिलेगी, सरल शल की उपकला ऊतक, जिसका नाम है, कौन नाम बताएगा? एंडोथीलियम। क्या नाम है? एंडोथीलियम। ये सबसे आंतरिक परत है। तो कुल मिलाकर रक्त वाहिकाओं में 3 परतें देखने को मिलती हैं। कितनी परतें? 3 परतें। जो सबसे बाहर की परत है बच्चों, इसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, या इसका नाम एक और है, सॉरी, ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहा जाता है। अपन एक्सटर्ना पे बात चलते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो मांसपेशियों वाली मध्य परत दिख रही है, दिख रही कि नहीं, इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया या टीएम। और ट्यूनिका मीडिया के अंदर जो परत दिख रही है बच्चों, ये यहां से यहां तक, ये है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा, टीआई। और एंडोथीलियम इसी का भाग है। किसका भाग है? ट्यूनिका इंटीमा की सबसे अंदर वाली परत कौन है? एंडोथीलियम। ये किसका भाग है? ट्यूनिका इंटीमा। जो ट्यूनिका मीडिया है, इसमें पाई जाती है कोमल पेशी। क्या पाई जाती है? कोमल पेशी। कितनी परतें? 2 परतें। कैसी? आंतरिक परत वर्तुल पेशी और बाहरी परत लंबवत पेशी। वही तरीका है बेटा यहां भी। आंतरिक वर्तुल और बाहरी लंबवत। बाहरी है लंबवत, और अंदर की जगह कौन सी है? खाली जगह जो है ल्यूमेन। ये बात हो गई किसकी? धमनी की। फिर बात करेंगे किसकी? शिरा की। शिरा को जब देखेंगे तो इसकी दीवार पतली दिखेगी। धमनी की तुलना में इसकी भित्ति कैसी होती है? पतली। इसमें भी मांसल परत पाई जाती है और इसमें भी एंडोथीलियम उपस्थित होती है। मांसल परत और एंडोथीलियम इसमें भी उपस्थित है। और जो मांसल परत है वो कौन सी है? ट्यूनिका मीडिया। तो यहां भी तीनों परतें मिलती हैं। बाहरी परत ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली परत ट्यूनिका मीडिया, अंदर वाली परत ट्यूनिका इंटीमा, और सबसे अंदर एंडोथीलियम। एक बात और खास है यहां पर कि जो बड़ी शिराएं होती हैं, सब में नहीं, जो बड़ी शिराएं होती हैं उसमें अंदर की तरफ कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कपाट। कपाट या वॉल्व। फिर आते हैं केशिका। केशिका सबसे पतली रक्तवाहिकाएं होती हैं, सबसे पतली, सबसे छोटी, और इनमें केवल और केवल एक ही परत पाई जाती है। कौन सी? एंडोथीलियम। कौन सी परत पाई जाती है? एंडोथीलियम। केशिका अंगों और ऊतकों के अंदर होती है। कभी देखना हो केशिका तो कहां देखोगे? आंख में देखोगे। अंगों और ऊतकों में देखेंगे, देख लोगे अंगों ऊतकों में। आंख में देखेंगे तो पतली पतली लाल रंग की रक्तवाहिकाएं मिलेंगी। उन्हीं को रगड़ दो तो आंख लाल हो जाती है। तो ये जो पतली पतली रक्तवाहिकाएं आंख के सफेद भाग में रहती हैं, वो कौन सी रक्तवाहिकाएं हैं? केशिका। आई बात समझ में? और ये उनका होता है ल्यूमेन। तो ऐसे 3 कॉलम बनाइए और तीनों का डायग्राम बनाइए और लिखते। तो एक एक को बना लो बेटा।
चलिए भाई, लिखिए। पहले लिखिए धमनी के बारे में। धमनी वाले कॉलम में लिखेंगे इनकी भित्ति मोटी होती है। इनकी भित्ति मोटी होती है। इनकी भित्ति मोटी होती है। दूसरा पॉइंट, इनका ल्यूमेन सकरा होता है।
इनका ल्यूमेन, ल्यूमेन यानी अंदर की जो खाली जगह है, इनका ल्यूमेन सकरा होता है। भित्ति मोटी, ल्यूमेन सकरा। अगला पॉइंट, इनकी भित्ति में कोमल पेशियों की मोटी परत पाई जाती है। इनकी भित्ति में कोमल पेशियों की मोटी परत पाई जाती है। कोमल पेशियों की मोटी परत पाई जाती है। अगला पॉइंट, ये रक्त को हृदय से दूर ले जाती। ये रक्त को हृदय से दूर ले जाती। ये रक्त को हृदय से दूर ले जाती। अगला पॉइंट, इनमें उच्च दाब का रक्त प्रवाहित होता है। इनमें उच्च दाब का रक्त प्रवाहित होता है। अब भाई कितना उच्च दाब, तो ब्रैकेट में लिखना 120 mm ऑफ Hg। 120 mm ऑफ Hg। अच्छा, उच्च रक्तदाब है और रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, उस दाब को झेल सके इसीलिए इनकी भित्ति मोटी होती। अगला एक पॉइंट है, ध्यान से सुनना, कि एक धमनी को छोड़ दो तो बाकी सभी में ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है और केवल एक ऐसी है जिसमें अनऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है। तो इसमें लिखना कि पल्मोनरी धमनी के अलावा, पल्मोनरी धमनी के अलावा, पल्मोनरी धमनी के अलावा अन्य सभी में ऑक्सीकृत रक्त, पल्मोनरी धमनी के अलावा अन्य सभी में ऑक्सीकृत रक्त, पल्मोनरी धमनी के अलावा अन्य सभी में ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त होगा? अनऑक्सीकृत। ये हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे होता है, अभी बस लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो धमनियां होती हैं ये शरीर में ऊपर नहीं होती है, ये शरीर में गहराई में होती हैं और मांसपेशियों और अस्थियों से घिरी होती हैं, जिससे कि इनकी संरचना को सपोर्ट मिलता है। तो लिख लो, ये शरीर में गहराई में उपस्थित होती हैं। ये शरीर में गहराई में उपस्थित होती हैं। ये शरीर में गहराई में उपस्थित होती हैं। कितने पॉइंट हो गए? 7 हो गए। बस आगे आ जाओ शिरा पर। अगला पॉइंट आ जाओ शिरा के बारे में। अब धमनी से थोड़ा सा अलग है शिरा। क्या? कि इनकी भित्ति पतली होती है, इनकी भित्ति पतली होती है तथा ल्यूमेन चौड़ा होता है। इनकी भित्ति पतली होती है तथा ल्यूमेन चौड़ा होता है, यानी अंदर का जो अवकाश है वो चौड़ा होता है, ल्यूमेन चौड़ा होता है। अगला पॉइंट, ये रक्त को हृदय की तरफ ले जाते हैं। ये रक्त को हृदय की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। धमनी दूर ले जा रही है, ये हृदय की तरफ ले जा रही है। तो हृदय की तरफ ले जाएंगी तो इनमें दाब क्या होगा? कम होगा। तो लिख लो, इनमें कम रक्तदाब पाया जाता है। अब कम रक्तदाब कितना? 2.5 से लेके 10, तो लिख लो 2 से लेके 10 mm ऑफ Hg। 2 से लेकर 10 mm ऑफ Hg। अच्छा, कभी कभी ये ऋणात्मक हो जाता है, यानी 0 के भी नीचे चला जाता है, तो ब्लड ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने लगता है और उसी को रोकने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं? कपाट। ये हम लोग आगे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा है कि शिराओं में अनऑक्सीकृत रक्त होता है, लेकिन एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? पल्मोनरी शिरा। तो लिखो, पल्मोनरी शिरा के अलावा
पल्मोनरी शिरा के अलावा, पल्मोनरी शिरा के अलावा अन्य सभी में अनॉक्सीकृत रक्त, पल्मोनरी शिरा के अलावा अन्य सभी में अनॉक्सीकृत रक्त, पल्मोनरी शिरा के अलावा अन्य सभी में अनॉक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है, अन्य सभी में अनॉक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है, अनॉक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? हाँ, एक और बात कपाट को लेकर कि बड़ी शिराओं में, सभी में नहीं, जो बड़ी शिराएं हैं, बड़ी शिराओं में कभी कभी ऋणात्मक दाब पाया जाता है, बड़ी शिराओं में कभी कभी ऋणात्मक दाब पाया जाता है, जिससे रक्त, ऋणात्मक दाब पाया जाता है जिससे रक्त विपरीत दिशा में जाने लगता है, विपरीत दिशा में जाने लगता है। तो उसे रोकने के लिए इनमें कपाट पाए जाते हैं, तो उसे रोकने के लिए इनमें कपाट पाए जाते हैं। अच्छा, जो शिराएं होती हैं वो शरीर में ऊपर यानी परिधि भाग में पाई जाती हैं, तो लिख लो, शिराएं शरीर में परिधि भाग में यानी बाहर की तरफ, शिराएं शरीर में परिधि भाग में पाई जाती हैं। तो वो जो इंजेक्शन लगाते हैं या ड्रिप चढ़ाते हैं, तो वो धमनी में चढ़ाएंगे या शिरा में? शिरा में। अगर वो ग्लूकोज की बोतल जो चढ़ाते हैं वो अगर धमनी में लगा देंगे, जानते हो क्या होगा? ब्लड बोतल में जाने लगेगा। बोतल का तरल शरीर में नहीं जाएगा, शरीर का तरल ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि प्रेशर, अगर मान लो कोई अगर ऐसा वेन फ्लो लगा दे धमनी में, नहीं न, धमनी यहां नहीं होती है, धमनी यहां मिलेगी, लेकिन किसी ने अगर मान लो यहां लगा दिया धमनी में, तो उसमें फोर्स इतना ज्यादा होगा, प्रेशर इतना ज्यादा होगा, मैं बता रहा हूं कितना, अगर ध्यान से सुनो, अगर हम यहां लगा दें ड्रिप, 3 तल्ले तक ब्लड चढ़ा देगा, 3 फ्लोर, इतना प्रेशर होता है। हाँ, 3 फ्लोर, हाँ इतना प्रेशर होता है कि 3 फ्लोर तक वो ब्लड को, सोच लो तुम ग्राउंड फ्लोर पे रहो, 3rd फ्लोर पे पहुंचा देगा, तो फिर तुम और ऊपर चले जाओगे, है ना? ज्यादा फोर्स होता है। आगे आ जाओ, केशिका के बारे में लिखेंगे। केशिका सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं, केशिका सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं, इनमें केवल एंडोथीलियम परत पाई जाती है। केशिका सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं, इनमें केवल एंडोथीलियम परत पाई जाती है, इनमें केवल एंडोथीलियम परत पाई जाती है। कौन सी परत? एंडोथीलियम। ये अंगों और ऊतकों में उपस्थित होती हैं, ये अंगों और ऊतकों में उपस्थित होती हैं, और धमनी की शिराओं को, और धमनी की शाखाओं को शिराओं की शाखाओं से जोड़ती हैं, धमनी की शाखाओं को शिराओं की शाखाओं से जोड़ती हैं। कौन जोड़ता है भाई? ये सीधे धमनी को शिरा से जोड़ेगा या धमनी की शाखा को शिरा की शाखा से जोड़ेगा? कौन? केशिका। कहां होती हैं? अंगों और ऊतकों के अंदर। आई बात समझ में?
ये हो गया हमारा टॉपिक किसको लेकर, रक्तवाहिका। अगली हेडिंग डालो हृदय, और इसे हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। क्या देखेंगे, हृदय। इसको रिवाइज करिए, देखिए कहीं कुछ डाउट किसी को हो तो पूछिए।